सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अर्ली एजुकेशन कहाँ से हुई, थोड़ा भी असर जो दिल में अरमान हो कि ये नहीं किया। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व्यूअर्स, जिस तरह आप कोई भी कहानी या मजमून शुरू करते हैं तो उसके लिए कुछ तमहीद बांधना पड़ता है, और पाकिस्तान में अगर इन्वायरमेंट की कहानी कोई लिखेगा तो उसके लिए तमहीद के लिए अगर कोई नाम जहन में आता है तो आसिफ शुजा खान का है। इन्होंने इन्वायरमेंट को उस वक्त शुरू किया जब लोग माहौलियात को माहौलियात कहते थे। इन्होंने एक पूरा तंजीमी ढांचा दिया ईपीए की सूरत में, इन्वायरमेंट एक्ट, रूल्स रेगुलेशंस की सूरत में एक पूरा लीगल फ्रेमवर्क दिया, और फिर ईपीए को स्ट्रेंथन करने के लिए मसल दिए। लोग, खासकर हमारे प्रोफेशनल लोग, जिस आखिरी जीने की तमन्ना करते हैं कि वहाँ तक पहुँचे, इन्होंने वहीं से शुरू किया, यानी डीजीईपीए से शुरू किया। वेलकम करते हैं आज आसिफ शुजा खान से। सर वेलकम इस फोरम पे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। रोजे का महीना है। मेरी भी ख्वाहिश थी कि ये कहीं डॉक्यूमेंट हो सब कुछ, जो एक मूवमेंट हुई थी जिसमें आप लोगों ने बहुत साथ दिया, और आज हम उस स्टेज पर पहुंचे। लेकिन सर बड़ा अजीब लगा, और मुझे जब ये शुरू किया कि हमने एक साथ पूरा एक कैरियर गुजारा, लेकिन कभी एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। तो बिलोंग करते हैं, अर्ली एजुकेशन कहाँ से हुई, थोड़ा वो कभी हमने पूछा ही नहीं। हम कैरियर में ही रहे। तो पहले हम कहते हैं कि जरा हमारे नाजरीन को पता चले कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, अर्ली एजुकेशन कहाँ से हासिल की, तो जरा ये सर हमें बताएं। अच्छा, मैंने स्कूलिंग तो मुल्तान में की, क्योंकि हमारा मुल्तान सिटी में, मुल्तान सिटी से है। सर और आपको पता है, पढ़ाकू लोग थे हम, जो फर्स्ट डिवीजन वगैरह का पूरा मेरा कैरियर है। और हमने माँ बाप से पैसे कम लिए और स्कॉलरशिप पे हम ज़्यादा पढ़े हैं। मुल्तान एफएससी के बाद मैं फिर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीएससी की। कुछ अर्सा यहाँ पर फिर नौकरी करता रहा, और फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई सऊदी अरेबिया जाने की। तो दहरान में एक अमेरिकन कंपनी थी, फ्लोर अरेबिया, उसमें मैं कंसल्टेंसी में मैं काम करता रहा। उसके बाद फिर मुझे मौका मिला, अमेरिका में एडमिशन मिल गया। तो मुझे एक तरफ पैसा था और दूसरी तरफ तालीम थी, तो क्योंकि मेरी उम्र तालीम हासिल करने की थी तो मैंने प्रेफरेंस दी। मैंने कहा सऊदी अरब तो फिर भी कभी आ जा सकता है, तो अमेरिका में जाऊं तो वहाँ से। तो मैंने मास्टर्स कर लिया वहाँ पे। मास्टर्स करने के बाद सर किस शहर से किया, किस यूनिवर्सिटी से? मैंने स्टीवंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया। अच्छा। स्टीवंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये 1870 का अच्छा स्कूल है, जो कि जॉर्ज स्टीवन सन्स ने बनाया था। और वहाँ पर अभी भी वो इंजन और वो रेलवे लाइन मौजूद है जहाँ पे उसने अपना स्टीम इंजन को टेस्ट किया था। तो एक बड़ा हिस्टोरिकल है, और ये टॉप के स्कूल्स में आता है, एमआईटी, एसआईटी, ये जो हमारा स्टीवंस था, और इसी तरह बाकी हैं। तो मेरे लिए बड़ा मसला ये हुआ था कि जो एजुकेशन हम यहाँ से हासिल करके गए थे, तो पता ये लगा कि वो तो बहुत ही रिडेंडेंट हो चुकी है। और मुझे एक स्टेज पर मैं ऐसा फील किया कि मुझे वापस चला जाना चाहिए, कि मैं अच्छे भले सऊदी अरेबिया में पैसे कमा रहा था, तो ये मैं कहाँ आ गया हूँ जहाँ पे इंजीनियरिंग एंटायरली डिफरेंट है। क्योंकि हमारे जो कोर्सेज पढ़ाते थे यहाँ पे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, वो 1950 1960 की दिहाई के थे। और जब अमेरिका में मैं गया तो वहाँ पे हर सेमेस्टर की बुक अलग थी, और जो ऑथर होते थे अक्सर वो हमें पढ़ाते भी थे। तो उनका लेवल इतना हाई था कि शुरू में इतनी मुसीबत रही मुझे। तो मैंने फिर वहाँ के कोलीग जो पहले अमेरिका आए हुए थे, जिन्होंने इंजीनियरिंग की, पाकिस्तानी दोस्त थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने क्या किया था। वो कहने लगे कि जी आप लाइब्रेरी इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारी बेसिस नहीं होती। बेस को मजबूत करें, इसको पहले कंसेप्चुअली क्लियर करें कि एनवायरनमेंट है क्या, सॉरी इंजीनियरिंग है क्या, और उसके बाद फिर आप इसको पढ़ने की कोशिश करें। तो मैंने बड़ा एलिमेंट्री लेवल पे अंडरस्टैंड किया
फिर उसके बाद कुछ बात समझ आने लगी। और एक और मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था कि यहाँ जो हमें इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं आगे थर्ड ईयर में जाके, तो यहाँ पे ट्राइफरकेशन हो जाती है। हम्म, एक वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक प्रोडक्शन साइड होती है, एक ऑपरेशन साइड मेंटेनेंस, और थर्ड है डिज़ाइन। हम्म, तो जिनके नंबर बहुत कम होते थे वो उसको डिजाइन डिज़ाइन में में डालते थे। जाते मेरे हालांकि सबसे अहम चीज मेरे वही। नंबर ज़्यादा थे और मैं पावर में आना चाहता था, ये जो मेंटेनेंस और ऑपरेशन से रिलेटेड है। हम्म, अ, मेरा बॉस ने मुझे कहा कि भाई आप मुझे दुआएं देंगे, आप डिज़ाइन में आ जाइए। हम्म, तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आऊँगा। मैं ज़िद में आ गया, तो मैंने बहरहाल वो पावर में इंजीनियरिंग की, जिसमें सारे ये पावर प्लांट्स, ये हाइड्रो जियोलॉजी से रिलेटेड, और मतलब बहुत कुछ इसमें शामिल होता है इंजीनियरिंग में। आपको पता ही है, आप भी इंजीनियर हैं। इसमें सिविल भी शामिल होती है, इलेक्ट्रिकल भी होती है। 3 साल तक हम इलेक्ट्रिकल भी पढ़ते हैं, हम्म, और उसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन हो जाती है। तो ये सूरत हाल थी। फिर जब बातें समझ आने लगी तो फिर तो मेरे लिए कोई मसला नहीं था। फिर अच्छे नंबर आने लग गए, और मैंने फिर बाद में मास्टर्स के बाद पीएचडी में भी एडमिशन लिया। एडमिशन लिया। तो मैं को 6 महीने एडमिशन के साथ रहा। रिसर्च प्रोजेक्ट भी मुझे अलोकेट हो गया था आईबीएम की तरफ से। हम्म, मेरी सारी फंडिंग भी आईबीएम से, वो उस वक्त तो इजारादारी थी आईबीएम की। हम्म, लेकिन हमारे जो निज़ाम है उसमें माँ बाप ज़्यादा अरसा औलाद को बाहर नहीं रखते। ठीक है। तो उन्होंने मुझे हुक्म किया कि वापस आ जाओ। पाकिस्तान है। और मैं पाकिस्तान आ चले गया। सर, ये तो आपके एजुकेशन कैरियर का हमारे व्यूअर्स को हो गया। अब जरा हमें ईपीए की कहानी सुनाए ना, कैसे आए, क्या हालात थे, कौन लोग थे। ज़ाहिर है कि इन्वायरमेंट का कोई भी स्टूडेंट जानना चाहेगा कि इस मुल्क में ये सारा स्ट्रक्चर जो था ही नहीं, तो किसने इब्तिदा की, कैसे शुरू हुई। सर हमें जरा ईपीए की सब कहानी। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जी। कोई नहीं जानता था एनवायरनमेंट क्या है। जी। और मुझे एक हमारे साहब सेक्रेटरी थे जो हमारे साथ पहले कॉमर्स में काम करते थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहने लगे आपने कॉमर्स में एक नेशनल टैरिफ कमीशन है, मैं वहाँ पे था। तो मैंने कुछ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग में काम किया था, उसको सारा कंप्यूटराइज किया था। कुछ मैंने कोर्स भी किया हुआ था कंप्यूटर का भी। तो वो बहुत अच्छा एफिशिएंट सिस्टम बना दिया था। तो उनके दिमाग में शायद वही था। तो मुझे उन्होंने बुला के कहा कि मेरे पास बहुत सिफारशी लोग आए हुए हैं, लेकिन तुम्हें पता ना, सिफारिश नहीं मानता। तो ये एक नया डिपार्टमेंट है एनवायरनमेंट, तो तुम इसमें आना चाहते हो? मैं हाँ तो कर बैठा, क्योंकि वो सेक्रेटरी साहब थे। और तो जब सेक्रेटरी साहब ने कहा, कहने लगे अब आपने पीछे नहीं हटना। कौन थे सब, ये सेक्रेटरी साहब कौन थे? इम्तियाज साहबजादा साहब, अच्छा। द ग्रेट मैन। द ग्रेट मैन। नो अभी भी डाउट। अल्लाह ताला उनको नो डाउट। सेहत दे, अभी भी मौजूद हैं वो। बस राइट चॉइस थी, इसलिए मैंने नाम तो पूछा कि वो फिर राइट ही बंदा होगा। जी, तो मुझे फिर मेरे डिपार्टमेंट ने कहा कि जी मैं हम आपको नहीं जाने देंगे टेरर कमीशन से। ठीक। तो बड़ी इस खैन चतानी में मैं रहा, लेकिन बहरहाल अब मिनिस्टरों के बीच में बातें हुई तो मैं आ गया। जब मैं यहाँ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के दफ्तर में गया, तो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था कि वहाँ पे 2 ऑफिसर थे। उनमें से एक बाहर गया हुआ था, और एक ऑफिसर था। मैं पूरे दफ्तर में ढूंढता रहा भी कोई आदमी है। तो वहाँ पे एक मुझे डिप्टी डायरेक्टर नज़र आए। तो बाकी कमरे भी लॉक थे सारे तकरीबन। तो मैं, यकीन जानिए, मैंने घर जाके कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि आपको पता है टैरिफ कमीशन एक बड़ा एस्टेब्लिश इदारा था। तो खैर, मैं सेक्रेटरी साहब को मिला। मैंने कोई उनको ये नहीं कहा कि ये मुमकिन नहीं। मैंने कहा कि आपकी मुझे सपोर्ट चाहिए, और मैं इस डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। तो फिर इसका एक प्रोग्राम बनाया कि इसको किस तरीके से आगे चलाया जाए। इतनी टेक्निकल नो हाउ भी नहीं थी उस वक्त। चल। तो इसको 4 फेजेस में
मैंने प्लान किया। अच्छा। पहला तो ये था कि हम नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान में लेकर आए, जी, यूएस। तो उसकी अप्रूवल चाहिए थी। सर ये कौन सा ईयर था जब आपने ये 93 की बात। 93 की बात की? ठीक है। तो उस वक्त नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड जो हैं उसको हमने पाकिस्तान एनवायरमेंट प्रोटेक्शन काउंसिल, जो कि जी, एक ऑर्डिनेंस था पहले कुछ सफ़ों का, 83 का। उसके तहत एक काउंसिल थी जिसको हेड करते थे प्राइम मिनिस्टर, हम्म। और उसमें चीफ मिनिस्टर जो थे वो, और जिसकी मीटिंग 10 साल बाद हो गई, पहली सरदार मीटिंग हुई थी वो शहबाज मजारी। 13 साल बाद, हाँ, 13 साल बाद हुई थी मलकशेर मजारी साहब मलिक शेर के मजारी। ज़माने में। तो उसमें हमने नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अप्रूव करवाया। जी, वो एक माइलस्टोन था एनवायरमेंट की हिस्ट्री में। जी, अच्छा, उसके बाद हमने महसूस किया कि ये जो लॉ है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस जी, 1983, ये एडिक्वेट नहीं है। जी, ये हमारे जो इश्यूज हैं उस वक्त तक थोड़ी बहुत आगाही भी हमें भी हो गई थी, तो हमने कहा कि एक नया एक्ट लेकर आया जाए। तो एक ड्राफ्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997, उस पे काम हुआ। जी, तो इसमें मैं बहुत ही तारीफ करूंगा अपने प्रोविंशियल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज के डीजीज, अच्छा, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, और मेरी अपनी वजारत भी और सेक्रेटरी साहब भी, कि हम सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में सारे सारे दिन बैठ के इस एक्ट के ऊपर काम करते थे। अ, इसमें वकला भी थे हमारे, बड़े जाने पहचाने वकला, जाहिद हामिद साहब, जैद आमिद साहब थे, बिल्कुल सर। डॉक्टर परवेज हसन थे। जी, अ, तो इन लोगों ने, और आईयूसीएन का अगर मैं नाम ना लूँ तो बड़ी जी, ज्यादती जी, होगी, बहुत बहुत हेल्प। आईयूसीएन ने बड़ा सपोर्ट किया, एसडीपीआई ने बड़ा सपोर्ट किया मुझे, और वर्ल्ड बैंक ने। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को जब हमने ड्राफ्ट बनाया तो ये पाकिस्तान में लेजिस्लेशन का मेरा ख्याल है एक एग्जाम्पल थी, जिसमें 6,500 ड्राफ्ट की कापियाँ सर्कुलेट की गई जी, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को, इंडस्ट्री को, एसोसिएशंस को, और उनसे हमने राय मांगी। तो एक्ट को हमने थोड़ा सा सख्त बनाया था कि अरेस्ट विदाउट वारंट और इस तरह की जी, चीज़ें डाली थी, ताकि नेगोशिएशन टेबल पे आके फिर हम इसको सॉफ्ट करें। आ, बड़ा अच्छा कोऑपरेशन मिला, लोगों ने उसको पढ़ा, उस पर बड़ी अच्छी हमें इनपुट मिली, और उसके बाद जो है ये इसको पार्लियामेंट में अप्रूवल मिल गई, एनेक्टमेंट हो गई। अब सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए इसको एनेबलिंग रूल्स और रूल्स रेगुलेशंस बनाना। बनाना। जी, तो उस पर भी जब काम हुआ, और हम ये चाहते थे एज ए पॉलिसी कि ये कंसल्टेटिव प्रोसेस के थ्रू हो, जी, जिसके लिए तमाम सूबे ऑन बोर्ड हों, और उसी तरह इंडस्ट्री भी, जिन पे लागू होना है उनको भी हम शामिल करें। जी, तो काफ़ी इस पे टाइम कंज्यूम भी किया गया। तो हमने इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जी, इसके प्रोसीजर्स बनाए। इसके लिए ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट्स थे, वो वर्ल्ड बैंक ने हायर करके दिए जी, थे। जी। उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, और हम अपने मुल्क के मुताबिक उसको चाहते थे कि कुछ ज़्यादा नहीं, स्ट्रिक्ट बड़े सर, पैदा अगर हो। आपको याद है, ईपीआरसीपी, इन्वायरमेंटल रिसोर्स कंजर्वेशन जी हाँ, प्रोजेक्ट वो था, वर्ल्ड बैंक का था, वर्ल्ड बैंक का था, हमारे साथ भी थे एक और उसमें रिक्रूटमेंट भी हाँ, हुई, उसमें स्ट्रेंथनिंग भी हुई। बिल्कुल ईपीए के, तो खास कर ईपीए को ने यूपीए बहुत में, जो है ना सारे गाइडलाइंस जो बनी, या ये के हाँ, सेक्टोरल तो गाइडलाइंस और ये तो पहली उसकी फेज थी जिसमें हमने लेजिस्लेशन बनाया, लेजिस्लेशन और रूल्स रूल्स रेगुलेशंस रेगुलेशन हमने बनाए। बना लिए। जी, सेकंड पार्ट था जब हमने कैपेसिटी बिल्डिंग की, जी, क्योंकि जो इदारे थे उसमें एक दो आदमी थे, और बिल्कुल, कुछ भी नहीं था, टेक्निकल नो हाउ नहीं थी, लेबोरेटरीज नहीं थी, कोई दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो उसके लिए फिर वर्ल्ड बैंक की सपोर्ट भी थी हमारे लिए, और जायका को हमने इसमें इन्वॉल्व किया। जी, हाँ, जायका ने काफ़ी हमें सपोर्ट किया, उन्होंने एक तो लेबॉर्ट्रीज हमें बना कर दी,
ये नई लेबॉर्ट्री फेडरल लेवल पे बनी और उसका नाम भी हमने क्लीन रखा। सेंट्रल लेबॉर्ट्री फॉर एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड नेटवर्किंग लिखा, क्लीन बनता है इससे। जी ये हमारा ख्याल था कि ये वफाक की एक लेबॉर्ट्री होगी जो प्रोविंशियल लेवल ईपीएस को भी सपोर्ट करे। सपोर्ट करेगी, जो क्योंकि मशीनरी काफ़ी महंगी उसमें थी। जी इसी तरह फिर दूसरे सूबों में भी लेबॉर्ट्रीज को उन्होंने सपोर्ट अपग्रेड किया बिल्कुल, और इक्विपमेंट इसके वगैरह। साथ ही एक सॉफ्ट कंपोनेंट भी आया। 5 साल के लिए जापानीज यहाँ पर आ गए जी और उन्होंने लेबॉर्ट्री में जो लोग थे उनको तरबियत दी, यानी यहाँ से शुरू किया कि ग्लास को किस तरह से आपने धोना है, उसमें सॉल्यूशन किस तरह बनानी है, किस तरह मशीन पे रन करना है, और ये सारा उसमें शामिल था। तो मॉनिटरिंग की उसमें जायका सबसे मेजर एक कंट्रीब्यूटर रहा। जी बहुत बड़ा। उन्होंने हमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग स्टेशंस भी दिए जी जिसमें मोबाइल मोबाइल लेबॉर्ट्रीज भी लेबॉर्टरीज भी थी दी। और ये सारे सूबों को तकसीम किया गया। तो और ये साइड पे मेरे ख्याल में डच गवर्नमेंट का एक जो एशियन का सपोर्ट था। हाँ वो फिर मुख्तलिफ आते रहे डॉक्टर साहब, जिसमें कोयटा का भी था, जिसमें फिर सीडा का भी था जो कैनेडियन एनवायरनमेंट वाले हैं। तो ये इस तरह से वो कैपेसिटी बिल्डिंग होती रही। ठीक है। तो ये फेज जो है ये सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। उस हमने इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन का दौर शुरू हुआ, जी तीसरा फेज इसका। ट्रिब्यूनल्स वगैरह। उसमें ये सारे ट्रिब्यूनल्स बने, उसमें हमने कंसल्टेशन शुरू की जिस पे बड़ी रेजिस्टेंस भी मिली। जी लोगों ने बड़ी अजीब बातें की कि ये क्या मुसीबत हमारे सर पर आ गई। पहले थोड़े रेगुलेटरी हैं मामला, लेकिन उनको कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल काम था। और उसमें मुझे याद पड़ता है कि हमारे अच्छे कोलीग जो एसटीपीआई में हमारे साथ काम करते रहे और बाद में एचईसी के हेड हो गए, चेयरमैन चेयरमैन। भी रहे, उनके साथ हम आगे इंडस्ट्री के साथ डायलॉग ओपन किए। डॉक्टर परवेज हसन की बड़ी खिदमत हैं, जी उन्होंने हमको बुलाया। शम्स लाका कमेटी में सम एक थे। लाखा कमेटी बनी। ये तारिक बनूरी साहब थे जिनके साथ हम हाँ एप्टमा में गए, और वो भी बड़ी दिलचस्प बात है कि जब तारिक बनूरी साहब के साथ हम गए एप्टमा में, उनसे बात की तो एप्टमा वालों ने कहा कि नहीं ये हम तो नहीं करेंगे इसको, आप पहले सड़कों पे जो गटर उबर रहे हैं उनको ठीक करें, आप पहले गाड़ियों को ठीक करें। अच्छा, गाड़ियों वालों के एसोसिएशन से बात करते थे, वो कहते कहते पहले आ जाए। इंडस्ट्री को ठीक करें। तो ये एक विशियस सर्कल सा था, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी मदद की। और फिर हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया, और माई वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन टू चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उन्होंने वहाँ पे एनवायरनमेंट का एक सेल बना दिया और एसोसिएशन से कहा कि भी आप भी हेल्प करें। इसमें गुलजार फिरोज साहब मैं समझता हूँ हाँ बहुत बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट है किया, उनका। बड़ा कंट्रीब्यूट किया। एक रऊफ साहब होते थे जो टेक्सटाइल के बिल्कुल एसोसिएशन के बिल्कुल होते। थे। हाँ, बाकी जो हमारी एनजीओज हैं इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। इन्होंने ये कहा कि जी अगर आप गवर्नमेंट हमारी सपोर्ट करे तो हम ट्रीटमेंट प्लांट पहला टेक्सटाइल सेक्टर में बनाते हैं। तो इसमें एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड भी वहाँ से फंड दिलवाए गए। पहला ट्रीटमेंट प्लांट कराची में लगा जो आज तक मौजूद है। तो ये एक इम्प्लीमेंटेशन की फेज जो है वो शुरू होने चाहिए। फिर हमने एक जो अप्रोच वाली बात थी कि हमारे सामने दो अप्रोचेस थी, या तो हम पुलिसमैन रोल ले लेते कि डंडा उठा लें, जो नहीं करता उसको बंद कर दें, क्योंकि लॉ के अंदर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में बेनतहा पावर्स हैं डीजी के पास। बिल्कुल है। आप खुद माशाल्लाह डीजी रहे हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं। जी दूसरा था कि कॉमन सेंस अप्रोच अडॉप्ट की जाए। जी एक नया लॉ था, हम ज़्यादा फेवर में थे कि कॉमन सेंस अप्रोच की जाए, लोगों को सुने, उनकी मुश्किलात को हल करें। टेक्नोलॉजी का फुकदान है, टेक्नोलॉजी को किस तरह हम इंट्रोड्यूस कराएं, और फिर उन्हें हमने एक सेल्फ मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम शुरू कराया। बिल्कुल। और सेल्फ मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम क्या था, उसमें एक रेगुलेशन हम लेकर आए कि जी
इंडस्ट्री को कैटेगराइज कर दिया। जिस तरह आप इनकम हाँ टैक्स का खुद हाँ, असेसमेंट करते हैं खुद तकरीबन। असेसमेंट करते हैं। जी। और वो सॉफ्टवेयर बनाया था स्मार्ट के नाम से, हाँ कि वो सॉफ्टवेयर जब वो अपने लोड करते थे तो जो हमारे पास डेटा आता था, जी। तो जो कंप्लायंस नहीं होती तो खुद ब खुद ग्लो करता था रेड कलर में। जी। तो फिर हम उनके साथ इंटरेक्ट करते थे, जी हाँ आपको क्या प्रॉब्लम है, क्यों आपका ये ज़्यादा जा रहा है। तो इसमें क्लीनर प्रोडक्शन, वेस्ट मिनिमाइजेशन, वो जो 3R थ्योरी है, जी। रिसाइकल, रिड्यूस रिड्यूस और वो, रिसाइकल। तो ये चीज़ें जो थी वो हम लोग इसमें उनको एडवाइस भी करते थे। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि यहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट थी इस्लामाबाद में, जो इधर काफ़ी सारे रोलिंग मिल और स्टील मिलें थे। बिल्कुल बहुत ज़्यादा। और कैपिटल में जब बैठते थे तो यहाँ जुडिशरी बीच में आ गई कि जनाब इसकी सामने पोल्यूशन धुआं। इतनी ज़्यादा है। तो जब भी वो जज साहबान निकलते थे तो वो धुएं को देख के सुबह आसिफ शुजा को बुला लेते थे सो मोटो केस में। लेकिन ये था कि मैं खुद, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था, तो इंडस्ट्री को समझाया कि ये जो आप टेक्नोलॉजी अगर ये इस्तेमाल करते हो बैग हाउस वाली, तो आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक। उन्होंने वॉलंटियर किया, चंद एक ने, उन्होंने कहा जी हम आप लगवा लेते हैं यहाँ पे। तो फिर ढूंढना था कि कोई इनको मैन्युफैक्चर करके दे दे। एक फैसलाबाद का एक लड़का था, वो बड़ा इंथुजियास्टिक था, तो उसने कहा कि जी मैं इसको मैन्युफैक्चर करता हूँ। उसकी शायद वर्कशॉप थी फैब्रिकेशन की। पहला एक्सपेरिमेंट किया गया यहाँ पे कराची स्टील पे। ठीक। तो वो बिल्कुल 99% आप समझ लें पार्टिकुलेट मैटर जो थे वो कंट्रोल कर। उसके कंट्रोल हो गए। तो देखा देखी फिर सब उस तरफ चले गए। तो ये इस तरह से जान बख्शी कोर्ट के सामने हमारी हो गई। इसी तरह फिर ये वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हुआ, हॉस्पिटल्स के वेस्ट थे, रेजिस्टेंस थी बहुत ज़्यादा, लेकिन हम समझाते थे उनको बैठ के, उनको बताते थे कि आप ही के बच्चे जो हैं वो इसके विक्टिम्स बनेंगे। सिर्फ हमने तो वक्त बहुत सर गुजार लिया। बहुत कुछ किया आपने। तो ये एक लॉज। मूवमेंट थी डॉक्टर साहब, ये जी। एक मूवमेंट थी उस वक्त। जिस तो तरीके से हम लोग आगे बढ़े। रय किया गया सर, जो दिल में अरमान हो कि ये नहीं किया। हाँ वो ये बता। बहुत बड़ी बात है। चौथा अगर आप स्टेप कहें हाँ। तो मैं समझता हूँ जो 18th अमेंडमेंट आ गई, हाँ। जिससे सूबे बिल्कुल कट ऑफ हो गए हमसे। हाँ। वो जो एक हमारा कंसल्टेटिव प्रोसेस था उसको बड़ा धचका मिला। और हमारे सेक्रेटरी साहब ने बड़ी कोशिश की थी 18th अमेंडमेंट की कमेटी को समझाने के लिए कि आप, हमने ऑलरेडी पावर डेलीगेट किए हुए हैं, हाँ। हम सिर्फ यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं, और इसमें बाज़ ऐसे इश्यूज हैं जो ट्रांसबाउंड्री हैं। ठीक। एनवायरनमेंट की कोई ट्रांस हदें, प्रोविंशियल भी है, फिर जी ट्रांस कंट्री हदें भी है। क्रॉस कंट्री भी हैं, तो इसको कौन करेगा, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं हम्म। थे। 18th अमेंडमेंट के बाद सारे सूबे जो हैं वो अलग हो गए। और अफसोस कि उसके बाद ये जो लेजिस्लेशन का प्रोसेस था, जो इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस था, उसको ब्रेकें लग गई। तो आपके हम ये चाहते थे उस वक्त कि जो चौथी फेज़ है जी। इसमें हम केमिकल्स को भी बीच में लेकर आए, अच्छा। जो कि बहुत, आप खुद जी। माशाल्लाह इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कम से कम दो केमिकल्स जिनका डायरेक्ट ताल्लुक हमारे फूड चेन के साथ है, वो एक तो अ, आप समझते हैं ये बी फॉस। बी फॉस में जो इसको एडिटिव मिलाते हैं, जैसे आपने देखा होगा ये फ्राइंग पैन के ऊपर हाँ। वो करते हैं, कोटिंग वगैरह करते हैं। नॉन स्टिक मटेरियल। जी हाँ, उस मटेरियल का, और उससे वो हीट रेजिस्टेंट चीज़ें होती हैं। और लेकिन आप देखिए कुछ अरसे के बाद वो फ्राइंग पैन हो या और ख़त्म हो जाते हैं। देचकी हो, तो वो मटेरियल कहाँ जाता है, वो हम खा लेते हैं। और वो टॉक्सिक है। ठीक है ना, उसमें यहाँ तक आ गया कि वो कैंसर भी कर सकता है। तो मैं अपने ही घर में देखता हूँ कि हमने कितने नॉन स्टिक मटेरियल खा लिया। मटेरियल खा लिया होगा। इसी तरह जो दूसरा था वो बिस्फेनाइल ए, बिस्फेनॉल ए, जो कि प्लास्टिक के अंदर एडिटिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं।
उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी, ट्रांसपेरेंसी के लिए, ये भी पानी के अंदर दाखिल हो जाता है और वो जो हम पीते हैं उसमें ये टॉक्सिक केमिकल आता है। बच्चों के फीडर्स, अब उसके ऊपर लिखा होता है कि ये बिस्फेनॉल ए फ्री है, वो ज़रा उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है फूड ग्रेड उसको बनाने के लिए। इसी तरह दूसरे हैं, साइनाइड है जो कि इस्तेमाल होता है आपके मटेरियल हार्डनिंग में, वो भी हमारे इन्वायरमेंट में शामिल होता है। कैडमियम है, दूसरी सारी चीज़ें, इसको अभी तक हम रेगुलेट नहीं कर सके। जी जी व्यूअर्स, तो आसिफ शुजात साहब के साथ दूसरी नशिस्त फिर रखेंगे। इस नशिस्त का इख्तिताम आपने सुना कि जो कहानी थी जहाँ से लेजिस्लेशन से शुरू हो के एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रक्चर EPS का और फिर इम्प्लीमेंटेशन ट्रिब्यूनल्स का जो कंसल्टेशन हुई इंडस्ट्री के, ज़ाहिर है ये कहानी किसी और के पास नहीं थी जो हमने इसके ताउन से जो है ना आपके सामने ले आए और आपको ये भी बता दिया कि ठीक है, बज़ाहिर तो हमें जो स्टील मिल से धुआं नज़र आता है क्योंकि वो दूर से नज़र आता है, उसका जो न्यूसेंस वैल्यू होता है वो ज़्यादा होती है, लेकिन अंदरूनी खाना अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोगों को पता नहीं है कि ये भी इन्वायरमेंट का पार्ट है, वो केमिकल्स जो हम डेली यूज़ करते हैं। यकीनन इस पे आगे हम जाके बात करेंगे। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन और इंशाल्लाह हम फिर अगले सेशन में आपसे बात करेंगे। थैंक यू।